नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा आइडिया के इस शानदार मंच पर। मैं राहुल। जैसे कि पूर्व में मैं आपसे चर्चा कर रहा था, उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे। चर्चा किस बात की थी? चर्चा इस बात की थी कि समीक्षा अधिकारी हो या भारत के किसी भी परीक्षा में जब वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि के सवाल आते हैं तो कैसे उसको हल किए जाए। उसमें मैंने वर्तनी शुद्धि के बहुत सारी चीजें आपको बताई थी। अब उसी कड़ी में हम आगे वाक्य शुद्धि पर चल रहे हैं। कल मैंने वाक्य शुद्धि पर बहुत सारी बातें की थी। मैंने वाक्य की परिभाषा बताई थी, अक्षर किसे कहते हैं, मतलब इन सब चीजों पे हमने वर्ड बात की थी, शब्द किसे कहते हैं, इस पर भी मैंने बात की थी। अब उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। मैं चर्चा कर रहा था कि एक सुंदर वाक्य के लिखने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो कल मैंने बताया था कि इसके लिए 3 चीजें होती हैं। जैसे क्या क्या? एक तो पहली बात क्रम होता है, दूसरा अन्वय होता है, तीसरा प्रयोग होता है। तो मैंने क्रम की बातें तो कल आपको बता ही दी थी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं उसी कड़ी में। ठीक है, आइए देखिए। अब जैसे आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि शुद्धि तो समझ में आती है, वर्तनी शुद्धि तो समझ में आती है, ये समझ में नहीं आता है वाक्य शुद्धि कैसे हल करें। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि वाक्य को हल करने के का एक ही अच्छा तरीका है। पहले तो आप ये जानें कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य जब जान जाएंगे तो वाक्य शब्दों के क्रम व्यवस्था के अनुसार जहां विभक्तियां और विराम चिन्हों की बहुत अहम भूमिका होती है, यह हमने पढ़ा था। तो अब आपको मन में आना चाहिए कि आपको विभक्ति भी आनी चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग भी आना चाहिए, जो आपका ये बेसिक है और ये आपको व्याकरण की क्लास में ही पढ़ाया जा सकता है। इस क्लास में तो संभव नहीं है। इस क्लास में तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आपको विभक्तियां और विराम चिन्हों का बेहतर प्रयोग आपको आता है। यदि आता है आपको, तो ये मान के चलिए आपको शुद्धि अशुद्धि के वाक्य में, वाक्यों की शुद्धि में एक बड़ी अहम भूमिका आप निभा सकते हैं और आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जनरली लड़कों को ये चीजें नहीं आती, इसलिए समस्या खड़ी हो जाती है। अब जैसे एक अक्सर एक वाक्य शुद्धि में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वाक्य को शुद्धि का एक कोई निश्चित क्रम क्या है। तो मैंने क्रम की बात तो कल बता दी कि क्रम कैसे किया जाएगा, लेकिन अन्वय कैसे करेंगे, उस पर क्या काम होगा, आइए उस पर बात कर लेते हैं। थोड़ी सी व्याकरणगत बातें हैं, थोड़ा सा धैर्य रख के सुनिएगा। वैसे मैंने बहुत प्रयास किया है कि आपको बहुत इजीली, बहुत सरल बात मैं आप तक पहुंचा दूं, जिससे कि आप चीजों को हल करने में आपको सहूलियत हो जाए। लेकिन कभी कभी क्या कि कुछ कठिनाइयों से हमें गुजर के ही जाना पड़ता है। यदि हम नहीं गुजरेंगे तो वो चीजें हमें तैयार नहीं होंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगला है अन्वय। मैंने क्रम आज खा है, मतलब दूसरा पार्ट है उसका। पहला पार्ट मैंने क्रम बता दिया था सुंदर वाक्य लिखने के लिए। ठीक है, अब ठीक है, अगला देख लीजिए। अब जैसे हमें अन्वय को देखना है, पहला हमने क्रम पढ़ा दिया था आपको। आज अन्वय, सुंदर वाक्य लिखने के लिए मैंने बताया था क्या क्या? क्रम, अन्वय और प्रयोग। तो आइए अन्वय देख लेते हैं। इसको मेल भी कहते हैं। ठीक है, इसको मेल कैसे मेल किया जाए। अब देखिए, यदि कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य वाक्य में कर्ता जो है विभक्ति रहित है, धैर्य रखिएगा मैं सब बता दूंगा, तो उसकी क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होंगे कर्तृवाच्य में। ठीक है, कर्ता यदि विभक्ति रहित है, कर्ता भी, मैंने आपसे क्या कहा था, विभक्ति का आपको ज्ञान होना चाहिए। कर्ता यदि विभक्ति से रहित है, हर 7 प्रकार की विभक्ति है, सातों प्रकार की विभक्ति की अपनी कुछ पहचान है। ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपादान से, द्वारा, खष्टी, काकी, के, में, व्यापार, ये सब सातों आप यदि आपको तैयार है, तो हम क्या बता रहे हैं आपको, मैं कह रहा हूं कि कह रहा है ना
कि कर्तृवाच्य में कर्ता यदि विभक्ति रहित है, कर्ता के बाद कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं है, तो उसकी क्रिया के जो लिंग होंगे और वचन जो हैं और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होंगे। अब इसमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे। यदि मैं आपको बहुत सरल वाक्य बताता हूं, यदि कर्ता में विभक्ति नहीं लगी है, कर्तृवाच्य है कोई, तो उसकी क्रिया के जो लिंग वचन और पुरुष होंगे, लिंग वचन और पुरुष, मैंने बताया था लिंग कितने प्रकार के होते हैं, वचन भी बताया था, ठीक है, और पुरुष भी बताया था मैंने आपको, तीनों मैंने आपको बताए थे। तो क्या कह रहा है, तो उसकी क्रिया, एक तो कर्ता के भी होते हैं लिंग वचन और पुरुष कैसा है, उसकी क्रिया जो होगी, उसका जो लिंग होगा, वचन होगा और पुरुष जो होगा, वो कर्ता के जैसा जैसा कर्ता होगा, कर्ता का लिंग होगा, जैसे जैसे वचन होगा और जैसे पुरुष के अनुसार ही होंगे। जैसे अब उदाहरण से समझ जाएंगे आप, जैसे कमल किताब पढ़ता है, कमल किताब पढ़ता है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, कमल कर्ता है, कर्तवाच्य का वाक्य है, कर्ता में विभक्ति नहीं है, उसके आगे कोई विभक्ति का चिन्ह, मतलब विभक्ति का कोई नहीं, विभक्ति से रहित है ये, न के लगा है, न कर्ता के, कर्ता ने, कर्म से, कर्ण, तो कोई भी जितनी विभक्तियों की पहचान का कोई भी शब्द नहीं है यहाँ पर। तो ये समझ में आ गया कि ये कर्ता विभक्ति से रहित है। अब इसकी क्रिया क्या है, पढ़ना। तो उसमें क्या कह रहा है कि ये, तो उसकी क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होंगे। तो कर्ता पढ़ना क्रिया है और कर्ता इसका कमल है जो कर्तवाच्य है, जिसमें अब जैसे इसके लिंग है, एक कमल तो एक है, तो ये कैसा है, एक वचन है, ठीक है, लिंग भी समझ में आया गया कि पुरुष है, ठीक है, पुरुष लिंग के अनुसार है, और अब इस वैसे ही इसकी क्रिया होगी, तो पढ़ता है, समझ में आ गया आपको। जैसे कर्ता का लिंग वचन और पुरुष होगा, वैसे ही कि यदि वो कर्ता से मतलब विभक्ति से रहित है। अब जैसा सोहन मिठाई खाता है, सोहन भी है, रीता घर जाती, देखिए दो तो मैंने, एक तो मतलब दोनों के, लेकिन चलिए विपरीत लिंग, रीता घर जाती है, रीता क्या है, रीता भी विभक्ति से रहित है, कर्तवाच्य है कहा, तो रीता के बाद कोई विभक्ति नहीं है, ठीक, समझ में आ गया। अब हम इसका वचन देख लिया, हमने इसका लिंग देख लिया, लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, वचन क्या है, एक वचन है, और क्योंकि एक ही रीता है, और पुरुष के अनुसार कैसा उसका वो है। अब इसमें हम वैसे ही अनुसार से क्रिया क्या है, जाना, तो वैसे ही अनुसार उसकी लिंग वचन और कर्ता का प्रयोग, पुरुष का प्रयोग यहां होगा। जैसे रीता घर जाती है, तो रीता स्त्रीलिंग है, तो ऐसे जाती है, रीता घर जाता है नहीं होगा, ठीक है, जैसे कर, यदि विभक्ति नहीं है, यदि विभक्ति होती तो आगे आके हम बताएंगे। आगे आइए, अब अगला आ जाइए। अच्छा, यदि वाक्य में एक ही लिंग वचन और पुरुष के अनेक विभक्ति रहित करता हूं और अंतिम कर्ता के पहले और संयोजक आया हो, तो इन कर्ताओं की क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी। ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा व्याकरणगत है, थोड़ी सी आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया है आपकी सरलता से इसको रखूं आपके पास। आइए इसको थोड़ा सा व्याख्या के अनुसार ही समझते हैं। ठीक है, अब आइए, अब जैसे कहता है, यदि वाक्य में एक ही लिंग वचन और पुरुष के अनेक विभक्ति रहित करता हूं और अंतिम कर्ता के पहले और संयोजक, और क्या है, संयोजक ही है, जोड़ना, संयोजक माने जोड़ना होता है, और शब्द का संयोजक लगा हो, ये और शब्द का संयोजक लगा हो, आया हो, तो इन कर्ताओं की क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी। जैसे देखिए, स्कूल देख लीजिए, सब मोहन और सोहन सोते हैं, इसमें क्या है, एक ही लिंग वचन, एक ही लिंग का मतलब दोनों पुरुष हैं, महिलाएं ने एक ही लिंग के हैं, वचन भी आपने देख लिया द्विवचन है, ठीक है, बहुवचन है, मतलब हिंदी में तो द्विवचन होता ही नहीं, संस्कृत में होता है, दो वचन है, मतलब सॉरी बहुवचन है, और पुरुष भी समझ में आ गया आपको, अनेक विभक्ति रहित है, कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं है,
तो अंतिम कर्ता क्या है? सोहन के पहले और, पहले क्या लगा? और लगा है, और संयोजक में आया है। तो इन कर्ताओं की क्रिया जो होगी, जो क्रिया सोना क्रिया है, तो उसकी क्रिया कैसे होगी? बहुवचन में होगी। सोते हैं, सोना क्रिया है, लेकिन इसमें दो क्रियाएं हैं, सोना और हैं। तो हैं कैसा हुआ है? बहुवचन में ही जाएगा, क्योंकि और उसके पीछे और संयोजक आ गया है, विभक्ति रहित भी है। ये बार बार देखिए चीजें आएंगी कैसे, ये बार बार आपको प्रैक्टिस करना होगा, इन सवालों से रूबरू होना होगा, तब जाकर के ये चीज दिमाग में बैठेगी। यदि आप सोचे कि मैं एक दिन में तैयार कर लूं, कुछ दिन में कर लूं, तो इतना पॉसिबल नहीं है। अगला और देख लीजिए, आपका और क्लियर हो जाएगा। आशा, उषा और पूर्णिमा स्कूल जाती हैं। मैंने क्या कहा था? एक ही लिंग है, ये तीनों स्त्रीलिंग है। वचन भी आप समझ गए कि बहुवचन है, पुरुष भी समझ गए कि क्या है इसका, ठीक है। अब उसकी और भी लगा है संयोजक अंतिम कर्ता के पहले, विभक्ति रहित भी है, और नाम का संयोजक भी लगा है। तो उसके क्या लिखा? और संयोजक आया हो अंतिम कर्ता के पहले। अंतिम कर्ता कौन है? पूर्णिमा। उसके पहले और लगा है, तो क्या होगा? उसकी क्रिया बहुवचन में होगी। तो स्कूल जाती हैं, ये हैं हो जाएगा, यहां बिंदु हो जाएगा, ठीक है। जाती हैं हो जाएगा, जाते हैं नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा कि अंतिम जो कर्ता है यदि विभक्ति रहित है, या इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप विभक्ति को बहुत गौर से पढ़ लीजिए। विभक्ति जब तक आपको तैयार नहीं होगी, तो आपको वाक्य शुद्धि में तकलीफ बनी रहेगी, ठीक है। यदि आप लोग कहेंगे कि हमें विभक्ति पढ़ा दीजिए या विराम चिन्ह पढ़ा दीजिए, तो आपके डिमांड पर निर्भर करेगा। आप जितने बच्चे इस बात की मांग करेंगे, तो मैं विराम चिन्ह और विभक्ति दोनों आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी तो फिलहाल मेरा उद्देश्य केवल इस टॉपिक को खत्म करना है, क्योंकि आपकी परीक्षाएं बहुत सन्निकट हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे आ जाइए। अगला देख लीजिए, ये यदि वाक्य में दो भिन्न, अब देखिए ये थोड़ा सा बता रहा हूं ना कि थोड़ा धैर्य रख के इसको पढ़िए। यदि वाक्य में दो भिन्न लिंगों के करता हूं, बता दे एक स्त्रीलिंग हो एक पुरुष हो, या ठीक है भिन्न लिंग कर हो। देखिए मैं बहुत इजीली आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जहां आपको दिक्कत लगे आप मैसेज करिए, पूछिए, फोन भी करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पुनः बता दूंगा। लेकिन और यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर लेते हैं प्रश्न, तो आपको इन सब चीजों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने उसमें बहुत बार बार प्रैक्टिस कराई है। क्या है? देखिए मैं बार बार एक चीज और कहना चाहता हूं कि पढ़ने से आप बुद्धिमान बनेंगे, लेकिन लिखने से आप विद्वान बनेंगे। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। जितने आप टेस्ट सीरीज लिखेंगे, जितना आप पेपर हल करेंगे, जितना आप प्रयास करेंगे, ठीक है, उतना जितना लिखेंगे आप विद्वान की श्रेणी में, वो चीज आपकी हो जाएगी, ठीक है। लिखने में आप सोचे कि मैं केवल लिख करके ही सब कुछ कर लूं, तो माय डियर लिखने से भर में नहीं काम चलेगा, वो सॉरी पढ़ने भर से काम नहीं चलेगा, आपको लगातार लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। आगे आइए। यदि वाक्य में दो भिन्न लिंगों के करता हूं और दोनों द्वंद्व समास, ये दा है, द्वंद्व, दोनों द्वंद्व समास के तहत प्रयुक्त हों। द्वंद्व समास क्या है? यदि आप समास, जब मैंने यूपीपीसीएस की परीक्षा के लिए, सीसेट के लिए मैंने समास पढ़ाया था, तो बताया था द्वंद्व समास क्या है। तो द्वंद्व समास में बीच में दो बड़ी लकीर एक होती है, प्रयुक्त हो तो उनकी क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। अब पुल्लिंग तो आप समझ रहे हैं, बहुवचन में होगी। जैसे देख लीजिए, जैसे है नर नारी गए, जर नहीं है नर है, नर नारी गए। नर, नर क्या है? नर पुरुष के लिए है और नारी स्त्रीलिंग के लिए है। दो भिन्न लिंग है, समझ में आ गया, ठीक है। दोनों द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास मतलब बीच में बड़ी लकीर है, ये आपका कंफर्म हो गया, जो द्वंद्व समास के तहत प्रयुक्त हो रहा है। तो उनकी क्रिया क्या होगी? गए के, क्रिया गए जाना है ये, तो क्रिया बहुवचन में हो, गए गए बहुवचन का द्योतक है, ठीक है। अब आगे एक और उदाहरण देखिए, जैसे राजा रानी आए,
ये देखिए, जबकि आपको लगेगा कि राजा और रानी दोनों हैं, एक दोनों विपरीत लिंग है, बीच में द्वंद्व समास की तहत बड़ी लकीर भी है, और तो उसकी क्रिया क्या है, पुल्लिंग बहुवचन में होगी, स्त्रीलिंग में नहीं होगी। जबकि नारी जो है दूसरा जो करता है वो उसके बाद है क्रिया के पहले, लेकिन नहीं, उसकी जो क्रिया होगी बहुवचन में होगी, पुल्लिंग बहुवचन में होगी, स्त्रीलिंग में तो हो ही नहीं सकती। यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग करता हूं और दोनों में द्वंद्व समास का प्रयोग हो रहा है, तो उनकी क्रिया हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में होगी। ये बात बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। जैसा स्त्री पुरुष मिले, ये भी पुल्लिंग बहुवचन में है, इसकी क्रिया का प्रयोग है। माता पिता बैठे, ये देख लीजिए, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे आ जाइए। ये थोड़ा समझ में आ गया होगा लेकिन घबराइए नहीं, चीजें देखिए आप लोग, हम तो उन बच्चों को भी लेके चलते हैं जो बच्चे अभी तैयारी शुरू किए हैं और उनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिला है। तो हमारे लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं, चाहे जो भी हो। इसलिए मेरा प्रयास यही है कि मैं आपको बहुत सरल, बहुत इजीली बात करूं, जिससे कि आपको चीज समझ में आ जाए। बाकी देखिए, हिंदी हो या कोई भी दुनिया की भाषा हो, यदि आप उसके व्याकरण को बिना पढ़े आप उसको तैयार नहीं कर सकते हैं। व्याकरण की एक अहम भूमिका है, और यदि आप व्याकरण को पढ़ते हैं तो चीजें आपको क्लियर होती चली जाती हैं। आगे आ जाइए, अगला देखिए, थोड़ा टफ है इसलिए मैं थोड़ा इसको इजीली पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा, क्योंकि व्याकरण है यहां पर। यदि वाक्य में दो भिन्न विभक्ति रहित एक वचन के करता हूं, क्या बात है, यदि वाक्य में दो भिन्न विभक्ति से रहित एक वचन के करता हूं और दोनों के बीच और संयोजक आ जाए, ये देखिए और संयोजक आ गया है, तो उनकी क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होगी, पुल्लिंग बहुवचन में होगी और बहुवचन में होगी। जैसे देख लीजिए, जैसे क्या है, विभक्ति दो भिन्न लिंग है, राधा और कृष्ण भिन्न लिंग है, एक स्त्री है एक पुरुष है, दो भिन्न विभक्ति से रहित है क्योंकि आगे कोई विभक्ति का चिन्ह नहीं है, एक वचन के करता है, सही बात है, तो दोनों के बीच और भी लगा है, वहां पर पड़ी लकीर से द्वंद्व समास का प्रयोग था दोनों के बीच में, यहां क्या है, और लगा है संयोजक के रूप में, ठीक है, बीच में और संयोजक आए तो उनकी पुल्लिंग बहुवचन में होगी। रास रचाते हैं, ये भी पुल्लिंग में ही होगा। आप सोचे कि राधा से शुरुआत हो रही है कर्ता की, तो हम स्त्रीलिंग में इसका मतलब कि क्रिया का बहुवचन में हो जाएगी, नहीं, बहुवचन में होगी क्रिया लेकिन पुल्लिंग में होगी, जबकि दो भिन्न विभक्ति रहित एक वचन के करता है, ठीक है। देखिए बार बार इन सब चीजों को आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। सिद्धांत तभी तक आप कठिन लगते हैं जब तक उनको प्रयोगों के दौर से हम गुजरते नहीं हैं। जब हम प्रयोग कर लेते हैं तो सिद्धांत को हम अपना बना लेते हैं, हम प्रयोग नहीं करते तो सिद्धांत या थ्योरी कभी भी कोई सरल नहीं रही है। ये दुनिया का इतिहास है। आप दर्शन के भी किताबें पढ़ लीजिए, आप दुनिया की कोई भी किताब पढ़ लीजिए, दुनिया का कोई भी टॉपिक विषय पढ़ लीजिए, आप उसके यदि फिलॉसफी पे जाते हैं, दर्शन पे जाएंगे, तो उसको बहुत आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा। जब आप उस फिलॉसफी को बहुत गहरे से पचा लेंगे, तब फिर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तब उन चीजों को आप अपने प्रयोगों में जब ढाल लेंगे तो वही सिद्धांत आपको अपना लगने लगेगा। ठीक है, आगे आइए, यहां तक समझ में आ गया, आगे आइए। अब क्या है, देखिए पांचवा ये है, यदि वाक्य में दोनों लिंगों और वचनों के, यदि वाक्य में दोनों लिंगों और वचनों के अनेक करता हूं, दोनों लिंग हो और वचन हो कि अनेक करता हूं, तो क्रिया बहुवचन में होगी। अनेक है तो बहुवचन में ही होगी, तो आप जानते ही हैं, तो क्रिया बहुवचन में होगी। यदि अनेक करता हूं, अनेक करता हो तो क्रिया किस में होगी, बहुवचन में होगी, ये कंफर्म है। और उसका लिंग क्या होगा,
उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। जो अंतिम कर्ता होगा, जैसे अभी देखिए व्याख्या करता हूं, मतलब उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे एक लड़का, दो बूढ़े और अनेक लड़कियां आती हैं। देख लीजिए, यदि वाक्य में दो लिंग हैं, एक लड़का है और लड़कियां भी हैं, बूढ़े भी हैं, वचनों के अनेक कर्ता हैं, अनेक हैं, एक लड़का है, दो बूढ़े हैं, बहुत कर्ता है, अनेक है कर्ता है। और तो दो उनकी क्रिया जो बहुवचन में होगी ये तो ठीक है, लेकिन उसका जो लिंग होगा, बहुवचन में क्रिया तो होगी लेकिन उसका जाति है होगा कि जाते होता, तो उसका लिंग कैसा होगा? लिंग अंतिम कर्ता के, अंतिम कर्ता कौन है? अनेक लड़कियां, अंतिम कर्ता के अनुसार होगा उसका लिंग। तो अनेक लड़कियां हैं तो इसकी क्रिया आती हैं हो जाएगा। यदि यहां पर अनेक लड़के होते तो यहां पर आते हैं हो जाता, क्योंकि अंतिम क्रिया के अनुसार वह अंतिम कर्ता के अनुसार ही उसके लिंग का निर्धारण होगा। यदि वाक्य में दोनों लिंग और अनेक कर्ता हूं तो उनकी क्रिया तो बहुवचन में होगी, तो कंफर्म है, लेकिन उनका लिंग जो होगा वह अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, जैसा एक बकरी, दो गायें और बहुत से बैल मैदान में चरते हैं। एक बकरी, दो गायें, बहुत से बैल, बैलों के अनुसार ही इसके लिंग के अंदर चरते हैं, बकरी के अनुसार नहीं होगा। अंतिम कर्ता के अनुसार ही उसके लिंग का निर्धारण होगा, क्योंकि बहुत सारे कर्ता हैं तो बहुवचन में तो क्रिया होनी ही होनी। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला देखिए। ये और इसको समझने की कोशिश करिएगा, बाकी अब एक्सपेरिएंट हैं आप, इतना तो आपका ब्रेन तेज होना ही चाहिए कि आप चीजों को तैयार हो आपके। ठीक है ना? ठीक है, आइए, अब क्या है, यदि वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच, यदि वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच, अनेक कर्ताओं के बीच विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय या अथवा वा रहे, समुच्चय बोधक जोड़ने वाला अव्यय या अथवा वा रहे, या बीच में आ जाए या वा रहे, तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगी। ये ध्यान रखिएगा, क्रिया तो हमेशा अंतिम कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार ही होगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे घनश्याम की 5 दरियां का एक कंबल बिकेगा। जैसे घनश्याम की 5 दरियां, वाह का प्रयोग है ये, वाह, मैंने कहा था याय अथवा वाय, वाह एक कंबल बिकेगा। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, वाह का प्रयोग है समुच्चय बोधक जोड़ने के लिए। अनेक कर्ता, यदि वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच, अनेक कर्ता है ये, घनश्याम की 5 दरियां, अनेक कर्ताओं विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय या अथवा वा रहे, तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगी। क्या है? घनश्याम की 5 दरियां व एक कंबल बिकेगा, एक कंबल बिकेगा। घनश्याम की 5 दरियां व एक कंबल बिकेगा, ये वाह है, ध्यान रखिएगा, मैं यहां ऊपर भी लिख दे रहा हूं, वाह एक कंबल बिकेगा। तो अंतिम क्या है? अंतिम कर्ता के अनुसार ही होगा, लिंग और वचन के अनुसार होगा। तो क्रिया अंतिम जो कर्ता होगा उसी के कर्ता का जो लिंग होगा उसी के अनुसार उसकी क्रिया और वचन होगा। जैसे घनश्याम की 5 दरियां व एक कंबल बिकेगा, एक कंबल बिकेगा, ध्यान रखिएगा, इसके आधार पर क्रिया का प्रयोग, बिकेगा का प्रयोग यहां पर हुआ है। अगला भी देख लीजिए, जैसे देखा है मोहन का बैल या देख लीजिए, अब समुच्चय बोधक रूप में या आ गया। सोहन की गायें बिकेंगी, सोहन की गायें बिकेंगी,
अंतिम कर्ता है कि लिंग क्या है अंतिम कर्ते का? अंतिम कर्ता क्या है, उसका लिंग क्या है? गायें हैं। गायें कैसी हैं? जानवर ही हैं। मतलब देखा जाए तो विपरीत, बैल और गाय कब समझ ही गए हैं, तो बिकेंगी होगा। यहां तक समझ में? अंतिम कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही क्रिया होगी। यदि अनेक कर्ताओं के विभाजक समुच्चय बोधक में या और वा होगा, ये ध्यान रखिए, या और वा के बीच में समुच्चय बोधक का प्रयोग हो रहा है, तो अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही क्रिया का निर्धारण होगा। ये बार बार आपके प्रैक्टिस से आएगा, ये बात ध्यान रख लीजिए। यदि आप सोचते हो कि हमें एक बार में ही तैयार हो जाएगा, तो ये थोड़ी सी गलत सोच है, इससे उठना होगा ऊपर, ठीक है। और ये तभी हो पाएगा जब चीजें आप अनवरत उसका अध्ययन जारी रखेंगे। आगे देख लीजिए, यदि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, यदि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, मध्यम मां है, मध्यम 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 पुरुष, यदि उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या किसे कहते हैं? मैं। हमेशा आदमी अपने को, अब मैं उत्तम अपने को ही मानता है, मैं। मध्यम मतलब तुम, ठीक है। और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष क्या होगा? वह, अन्य पुरुष में वह और वे, अन्य पुरुष का एक चिन्ह है वह या वे, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। उत्तम पुरुष क्या है? हर व्यक्ति अपने को उत्तम मानता है, कहता मैं उत्तम पुरुष हूं। मध्यम दोस्त है उसका, कहता चल भाई तू मध्यम आदमी है, मध्यम तुम। अन्य पुरुष, चलो अन्य है वह और वे। एक वाक्य में कर्ता बनकर आए। यदि मान लीजिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष एक वाक्य में कर्ता बन के आ जाए, तो क्रिया किसके अनुसार होगी? क्रिया हमेशा उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। ध्यान रखिए, ये बहुत सरल है, आप समझ गए होंगे। तो क्रिया जो है हमेशा उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। जैसे देख लीजिए, वह क्या है? अन्य पुरुष है। वह और हम जाएंगे, हम क्या है? मैं की भावना है, मैं और हम का है। तो वह क्या है? वह अन्य पुरुष है। और यहां हम क्या है? हम उत्तम है, तो क्रिया के अनुसार होगी, क्रिया होगी उत्तम पुरुष के अनुसार, तो हम जाएंगे। आगे का उदाहरण देख लीजिए, जैसा हरि तुम और हम सिनेमा देखने चलेंगे। हरि तुम मतलब मध्यम पुरुष हो गया, और हम का मतलब उत्तम पुरुष हो गया। तो क्रिया क्या होगी? चले, देखने चलेंगे। हमेशा क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होगी, ये ध्यान रखिएगा। एक और सुन लीजिए, उदाहरण पे चलते हैं। वह किसे है? अन्य पुरुष है। आप और मैं, आपका मतलब मध्यम पुरुष, ये अन्य पुरुष है, वह, ये मध्यम है आप, और मैं क्या है? आप जान ही रहे हैं ये उत्तम पुरुष है। कहते वह, आप और मैं चलूंगा। देखिए, मैं उत्तम पुरुष है, मैं, क्योंकि मैं बताया था कि मैं उत्तम पुरुष का द्योतक है। चलूंगा क्रिया के अनुसार होगी, मैं के अनुसार होगी, चलूंगा। ध्यान रखिएगा, ये मैंने बहुत प्रयास किया है आपको कि ये बहुत सरल ढंग से मैं आपको प्रस्तुत कर सकूं, और पूरी मुझे कोशिश रही है कि बहुत सरल ढंग से। एक और मत है, अगला जाइए। अगला एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मजा आ जाएगा। जैसे गुरुजी का मत है कि वाक्य में पहले मध्यम पुरुष प्रयुक्त होता है, उसके बाद अन्य पुरुष, और अंत में उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। एक नया टॉपिक, मतलब विचार है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे देखिए, गुरुजी का मत है, गुरुजी कौन है? ये गुरुजी जान लीजिए कौन है। कामता प्रसाद गुरु, हिंदी व्याकरण के जाजल्यमान नक्षत्र हैं वो, और उनका मत है। गुरुजी का मतलब मैं लिख दे रहा हूं,
कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण के पुरोधा। ठीक है, आ जाइए। गुरु जी का क्या मत है? गुरु जी का मत है कि वाक्य में पहले मध्यम पुरुष प्रयुक्त होता है, उसके बाद अन्य पुरुष, अंत में उत्तम पुरुष। तो मैंने बताया है मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? तुम, अन्य पुरुष वह और वे, और उत्तम पुरुष मैं। तो देखिए, जैसे तुम मध्यम पुरुष, वह अन्य पुरुष, और मैं जाऊंगा, क्रिया तो आप समझ ही गए होंगे। यह भी गुरु जी का मत है, कामता प्रसाद गुरु जी का, कि पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष, फिर अंत में जाके उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। और मैंने ऊपर क्या बताया आपको कि अंतिम जो होगा उसकी क्रिया, यदि तीनों एक साथ प्रयोग होंगे तो इसकी क्रिया कैसे, किसके अनुसार होगी? उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। और उत्तम पुरुष हमेशा अंत में होगा, पहले मध्यम होगा, फिर अन्य होगा, और फिर उत्तम पुरुष होगा। इस तरह अन्वय का ये रूप खत्म हो जाता है। आगे आइए। ठीक है, आइए अगला है कर्म और क्रिया का मेल। कर्म और क्रिया का मेल कैसे होता है? देखिए, कर्म और क्रिया का मेल, यदि वाक्य में, यदि वाच्य में, वाच्य नहीं वाक्य है, यदि वाक्य में कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो, यदि वाक्य में कोई कर्ता ऐसा है जो ने की विभक्ति, कर्ता ने उसका चिन्ह है, कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो, और कर्म को विभक्ति ना हो, और कर्म की को विभक्ति ना हो, तो उसकी क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगी। कर्म और क्रिया का मेल हम पढ़ा रहे हैं आपको, उसी श्रृंखला में मैं बता रहा हूं, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बता रहा हूं आपको कि कर्ता ने प्रयोग हो, व्यक्ति के रूप में प्रयोग हो, और कर्म की को विभक्ति ना हो, उनकी क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगी। जैसे आज ही देखिए, पढ़ लेते हैं। जैसे आशा ने पुस्तक पढ़ी। आशा ने, आपने देखा कर्ता ने की विभक्ति से युक्त है, क्योंकि आशा ही करता है, ने उसकी विभक्ति हो गई ने। और लेकिन कर्म जो है, कर्म क्या है इसका? कर्म इसका पुस्तक है, क्योंकि पढ़ना तो क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, ठीक है, और पुस्तक क्या है? कर्म है, ठीक है। तो मैंने ऊपर आपको एक थ्योरी विचार दिया कि कर्ता यदि ने से युक्त है, अपनी विभक्ति से युक्त है, और कर्म जो है, कर्म उसका पुस्तक, वो को से युक्त नहीं है, विभक्ति उसकी नहीं लगी है, तो क्रिया कर्म के लिंग, वचन के अनुसार कर, तो क्रिया, यहां क्रिया कैसी बनेगी? कर्ता व कर्म के अनुसार। तो कर्म क्या है? पुस्तक, उसका लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार। ये नहीं कि आशा ने पुस्तक पढ़ी, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर क्रिया किसके अनुसार होगी? वो कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगी। आगे देख लीजिए, हमने लड़ाई जीती
हमने, ने का प्रयोग हो गया कर्ता में, हमने। लड़ाई, लड़ाई क्या है? कर्म है। जीतना क्या है? क्रिया है। ठीक, हमने लड़ाई जीती, यहां पूर्ण विराम है, ये अलग वाक्य है। उसने गाली दी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ने का प्रयोग लड़ाई में को का प्रयोग नहीं है, उसके अनुसार ही प्रयोग होगा, क्रिया उसके कर्म के अनुसार ही होगी। तुमने क्षमा मांगी। ठीक, आगे आ जाइए, अगला देखिए। अगला थोड़ा सा और अच्छा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला है, यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति से युक्त हो। अभी तक तो मैंने बताया कि केवल कर्ता ही विभक्ति से युक्त हो रहा है, लेकिन यदि वाक्य में, और को मैंने ऊपर बताया आपको कि कर्ता में तो विभक्ति लगी है ने, लेकिन कर्म की विभक्ति को नहीं का प्रयोग हुआ है। लेकिन यदि वाक्य में यदि कर्ता और कर्म दोनों की विभक्ति युक्त हो, चिन्हों से युक्त हो, तो क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। क्रिया क्या होगी? सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष होगी। जैसे, ये बहुत अच्छा है, जैसे मैंने कृष्ण को बुलाया। देखिएगा, यदि दोनों, यदि कर्ता और कर्म दोनों में विभक्ति के चिन्ह का प्रयोग है, तो क्रिया क्या होगी? एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। जैसे मैंने, ने का प्रयोग है ये कर्ता में, कर्ता ने, मैंने कृष्ण को, कृष्ण क्या है? कर्म है, और वो को यहां पर उसका चिन्ह भी लगा है। यहां तक कंफर्म हो गया? तो क्रिया कैसी होगी? सदा एक वचन पुल्लिंग, रिश्ते बुलाया, बुलाए, गए, ये सब एक एक स्त्रीलिंग में नहीं होगी, और अन्य पुरुष में होगी। अन्य पुरुष को समझ रहे हैं? वह है और वे। यहां तक कंफर्म हो गया? तो ध्यान रखिएगा, जहां पर ऊपर जो मैंने बताया उसको भी ध्यान रखिए। ये बार बार देखिए पढ़ने से होगा, और बराबर इससे सवालों को हल करने से होगा। जितना ज्यादा आप सवालों को हल करेंगे, जितना ज्यादा आप चीजों को तैयार करेंगे, चीजें आपकी अपनी होती चली जाएंगी। यदि आपने उन चीजों को तैयार नहीं किया, केवल पढ़ लिया, तो पढ़ने में माय डियर ये भूल जाएगा। डियर फ्रेंड, ये पढ़ने में भूल जाएगा। उसके लिए बराबर आपको क्वेश्चन पेपर हल करने होंगे। ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा ज्यादा आप क्वेश्चन हल करेंगे, ये चीजें आपकी होती चली जाएंगी। ठीक है, आगे आइए। यहां तक आपको कंफर्म हो गया? आगे चलते हैं। अब देखिए, अब अगला भी एक और एक बिंदु है। यदि एक ही लिंग वचन के, एक ही लिंग वचन के अनेक प्राणीवाचक विभक्ति रहित, ये विभक्ति है, विभक्ति, विभक्ति, विभक्ति रहित कर्म एक साथ आए। विभक्ति से रहित कर्म एक साथ आए। यदि एक ही लिंग वचन के अनेक प्राणीवाचक विभक्ति रहित कर्म एक साथ आए, तो क्रिया उसी लिंग में, उस क्रिया उसी लिंग में बहुवचन में होगी। जैसे एक ही लिंग के हैं, जैसे श्याम ने, जैसे श्याम ने विभक्ति से रहित कर्म कहा है ना, तो श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। इसमें एक ही लिंग वचन के अनेक प्राणीवाचक, प्राणीवाचक यही है, बैल, घोड़ा और श्याम। विभक्ति रहित कर्म, विभक्ति से रहित ही कर्म है। ठीक है,
तो क्या होगा? तो क्रिया उसी लिंग में ही है, प्राणीवाचक लिंग ही में बहुवचन में होगी। जैसे श्याम ने बैल और घोड़ा, ये क्या है? कर्म है, आए हैं जो विभक्ति से रहित है, तो उसी लिंग में बहुवचन में होगी। लिंग क्या है इसमें? घोड़ा और बैल ये प्राणीवाचक ही हैं, तो हमेशा मोल लिए। जैसे आगे भी एक उदाहरण देखिए, तुमने गाय और भैंस मोल ली, उसी लिंग में बहुवचन में होना है, क्योंकि यहां प्राणीवाचक था, पुरुष मतलब था, तो प्राणीवाचक और पुल्लिंग में भी था, तो हमेशा मोल लिए हो गया। लेकिन तुमने गाय और भैंस मोल ली, उसी लिंग में है, लिंग क्योंकि गाय और भैंस वो है, विपरीत लिंग है, तो वहां मोल ली हो गया। मोल लिए नहीं होगा, तुमने गाय और भैंस मोल लिए, गलत, मोल लिए, या बैल और घोड़ा मोल लिए होगा। आगे अगला देखिए, यदि देखिए इनको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार उसके सवालों को से, यदि आप उसको कई बार इन सवालों को हल कर लेंगे तो सब बहुत इजीली हो जाएगा। सिद्धांत हमेशा कठिन होते हैं, लाइनें कठिन होती हैं, क्योंकि इसे व्याकरण ही है। और मैंने इसको इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ से वाक्य कठिन होने के और गलत होने की संभावना बहुत रहती है। यदि आप इसको बराबर पढ़ लेंगे तो चीजें यहाँ से आपकी कन्फर्म हो जाएंगी और बहुत आपको रिलैक्स की स्थिति पे ला के रख देंगी। अब आगे देखिए, यदि एक ही लिंग वचन के अनेक प्राणीवाचक, अपराणीवाचक, अप्रत्यय एक साथ एक वचन में आए, तो क्रिया भी एक वचन में होगी। जैसे आइए उसको उदाहरण से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदी, खरीदी के बाद खरीदी। मोहन ने एक घोड़ा और एक हाथी बेचा। ये दो उदाहरण मैंने दिए, एक ही लिंग वचन के, मतलब गाय और भैंस एक ही लिंग वचन की है। अनेक प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, अप्रत्यय एक साथ एक वचन में आ गए हैं। अप्राणीवाचक भी है, अप्रत्यय एक साथ वचन में आ गए हैं, तो क्रिया भी एक वचन में होगी। जैसे मोहन ने एक घोड़ा और एक हाथी बेचा। घोड़ा और हाथी का कोई मेल होता नहीं, प्राणीवाचक तो है लेकिन अप्राणीवाचक अप्रत्यय भी लगा हुआ है इनके साथ। ठीक है, ठीक, आगे आइए, ये यहां तक समझिए, एक वचन में उसकी क्रिया हो जाएगी। आगे आइए, अगला है ये कर्म और क्रिया के मेल का ये अंतिम बात यहां पे मैं बता रहा हूं। यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के अनेक प्रत्यय कर्म आए, भिन्न भिन्न लिंग के अनेक कर्म प्रत्यय आए, और वे और से जुड़े हों, तो क्रिया अंतिम कर्म के लिंग वचन में होगी। जैसे मैंने मिठाई और पापड़ खाए, भिन्न लिंग के हैं, मिठाई पापड़, ठीक है। मैंने भिन्न भिन्न लिंग के अनेक प्रत्यय कर्म हैं, कर्म मिठाई पापड़ भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, वे और से जुड़े हैं, और देखो जुड़ा है, और पापड़ से जुड़े हों, तो क्रिया अंतिम कर्म, अंतिम क्या है, पापड़ के लिंग वचन के अनुसार होगी। जैसे उसने दूध और रोटी खिलाई, उसने दूध और रोटी खिलाई, भिन्न भिन्न प्रकार के लिंग हैं कि प्रत्यय यहां पर कर्म आए हैं, प्रत्यय कर्म आए हुए हैं, दूध और रोटी, तो अंतिम क्या है इसमें, कर्म, और से भी जुड़ा है, तो क्रिया कैसे होगी, अंतिम कर्म क्या है इसका, अंतिम कर्म रोटी, तो रोटी क्या लिंग क्या है, उसी का रोटी, क्योंकि स्त्रीलिंग है तो खिलाई हो, रोटी खाया नहीं होता, रोटी खिलाई जाती है। इसके आधार पर इसको देख लीजिए। देखिए थोड़ा सा ये टफ है, मैं खुद स्वीकार करता हूं इसे, लेकिन देखिए
आप इसको यदि बार बार पढ़ लेंगे और क्वेश्चनों को हल कर लेंगे तो वाक्य अशुद्धि का खेल आपका, क्योंकि यही लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश करता है, आपको क्रिया और कर्म कर्ता के बीच के ही उस समन्वय को वो जानना चाहता है। यदि आप उस चीज को आप समझ गए, उस चीज को आप पकड़ ले गए, तो फिर आपको इसकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। वो क्या करता है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, जैसे इसी तरह के वाक्यों को वो इसमें डाल देगा, और जब डाल देगा तो क्या होगा, आपकी गाड़ी वहीं फंस जाएगी। तो यदि आप उसको बार बार इसको चीज को देख लेंगे तो आपके सवाल को हल करने में बड़ी सहूलियत हो जाएगी। जैसे मैंने आपको गुरुजी का एक मत बताया था, गुरुजी मतलब कामता प्रसाद गुरुजी, उन्होंने जो कहा था उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए, पहले मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा, फिर अन्य पुरुष का होगा, फिर उत्तम पुरुष का होगा, और क्रिया उसकी। ये कितनी बेसिक बातें हैं, यदि आप इसको देखिए, मैं कह रहा हूं बार बार, यदि आप इसको बार बार पढ़ते हैं, बार बार इसको प्रैक्टिस में शामिल कर लेते हैं, तो यही चीजें आपकी ताकत बन जाएंगी और आपको उससे सहूलियत मिल जाएगी। कुछ और आगे भी चीजें हैं, आइए उसको भी जान लेते हैं। आज आप कहेंगे कि ठीक है, अब यह है संज्ञा और सर्वनाम का मेल कैसे होता है। संज्ञा और सर्वनाम की कुछ बात, छोटा सा ही है, मैं ज्यादा आज आपको नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आज आपका दिमाग इन सब चीजों से लड़ते लड़ते थक गया होगा। लेकिन मैं इस चीज को बेसिक समझता हूं, आप उस चीज को जब बार बार पढ़ेंगे और क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको दिमाग में खुद समझ में आ जाएगा कि इसको पढ़ना कितनी जरूरी है। ठीक है, यदि वाक्य में अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक ही सर्वनाम आए तो पुल्लिंग, तो वह पुल्लिंग बहुवचन में होगा। जैसे देख लीजिए, जैसे अनेक वाक्य, यदि वाक्य में अनेक संज्ञाओं के स्थान पर, अनेक संज्ञा, जैसे रमेश और सुरेश पटना गए, 2 दिन बाद वे लौटेंगे, अब यहां तक है। यदि वाक्य में अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक ही सर्वनाम, तो पुल्लिंग बहुवचन में होगा, तो वह पुल्लिंग बहुवचन में होगा। जैसे देखिए, सुरेश, शीला और रमा आए, अब आप कहेंगे यह वाक्य में अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक ही सर्वनाम है और वे चले भी गए, पुल्लिंग बहुवचन में क्रिया गई है कि नहीं इसकी, यहां पर कर लीजिए क्रिया है, एक ही सर्वनाम है तो वह, तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। सुरेश, शीला और रमा, ठीक है, और वे भी चले गए, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे। ठीक है, वाक्य में अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक ही सर्वनाम आए, जो कर्ता, सर्वनाम किसे कहते हैं, जैसे संज्ञा और सर्वनाम, ये थोड़ी बेसिक चीजें आपको पढ़नी चाहिए। यदि आप इसको पढ़ लेंगे, देखिए इसको इतना सरल मत मानिए, क्योंकि अभी आपको शुद्धि अशुद्धि का खेल केवल पीटी में ही नहीं है, मुख्य परीक्षा में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेंगे तो ठीक है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, बाकी आगे एक बहुत बात अक्सर लोग मुझसे लड़के कहते रहते हैं कि सर हिंदी में कभी कभी बहुत कठिन लगने लगती है, हिंदी बहुत कठिन हो जाती है। तो मुझे लगता है कि उन बच्चों के लिए ज्यादा कठिन होती है जो बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, प्रयोग नहीं लाते उसको। बाकी एक स्लाइड और थोड़ा सा बता दूं, फिर आगे चलते हैं। इसका कुछ आवश्यक निर्देश हैं, आगे मैं आज उसका केवल 2 ही बताऊंगा, बाकी फिर शेष अगली क्लास में।
बात होगी। ये 2 वाक्य पढ़ लीजिए। कुछ ध्यान रखिए कि जब भी कभी आप वाक्य शुद्धि को देखें तो ये प्रयास करें कि एक वाक्य से एक ही भाव प्रकट हो। एक वाक्य से एक ही भाव प्रकट हो। जैसे क्या है, उसने कहा, दूसरा देखिएगा, उसने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। उसने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसमें उसे के स्थान पर क्या होना चाहिए? उसने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसमें उसे के स्थान पर मुझे होना चाहिए। परोक्ष कथन गलत है, प्रत्यक्ष होना चाहिए मुझे। जैसे उसने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, यह वाक्य है। इसमें उसे के स्थान पर उसने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यह प्रत्यक्ष वाक्य हो गया, प्रत्यक्ष बात कही जा रही है। लेकिन यदि उसे का प्रयोग कर देंगे तो परोक्ष कथन गलत हो जाएगा। उसने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो वाक्य शुद्ध होगा, क्योंकि मैंने क्या लिखवाया है? उसे के स्थान पर मुझे होना चाहिए। परोक्ष कथन मतलब उसे जब प्रयोग कर देंगे तो परोक्ष कथन हो जाएगा। परोक्ष मतलब छुपा हुआ, दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन प्रत्यक्ष होगा, जो सामने दिख रहा है, उसे मुझे जब प्रयोग कर देंगे उसे के स्थान पर तो प्रत्यक्ष कथन हो जाएगा, और प्रत्यक्ष कथन ही सत्य हो जाएगा। यह ध्यान रखिएगा। आज मैं इतना ही आज बताऊंगा क्योंकि आज आप लोग बहुत मेंटली रूप से बहुत थक गए हैं लेकिन मैं आपसे कुछ और बातें करना चाहता हूं। देखिए क्या है कि 6 स्लाइड हैं, 6 पार्ट हैं आपके समीक्षाधिकारी में। 3 पार्ट मैंने पूरे कर दिए हैं। 1-2 दिन में आपका दो दिन में आपका 3 पार्ट मैंने पूरे कर दिए। 2 दिन में आपका चौथा पार्ट भी खत्म हो जाएगा, शुद्धि अशुद्धि का। ठीक है। इसके बाद विशेषण विशेष है जो 3 से 4 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। ये 5 टॉपिक आपके 3-4 दिन के अंदर अंदर सब खत्म हो जाएगा। आप इसको बराबर पढ़ते रहें। जो मैंने तद्भव तत्सम विलोम पर्यायवाची और शुद्धि अशुद्धि, अभी तक शुद्धि अशुद्धि का ये बहुत 1 या 2 क्लास और बचा है, इसका खत्म हो जाएगा। इसके उपरांत आपका विशेषण विशेष चलेगा, उसको मैं 3 दिन में या 4 दिन में खत्म कर दूंगा। अर्थात 6 दिन की क्लास में आपका 5 टॉपिक आपके पूरे खत्म हो जाएंगे। एक टॉपिक आपका बचेगा वाक्यांशों के लिए 1 शब्द, उसको भी मैं बहुत जल्दी प्रयास करूंगा कि 2 से 3 दिन में उसको भी खत्म कर दूं। इसके उपरांत आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर प्रीलिम्स के लिए आपको संकट खत्म हो जाएगा, मुख्य परीक्षा के लिए भी खत्म हो जाएगा मामला। हाँ, मुख्य परीक्षा में कुछ चीजें नई आती हैं, जैसे कि उसमें लेटर्स और कुछ चीजें और हैं, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे जब आपका पीटी प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इसको तैयार कैसे करें। जैसे इसमें यह मत सोचिएगा कि कोई टॉपिक सरल है, कोई इजी। तद्भव तत्सम उतना ही कठिन है जितना शुद्धि अशुद्धि कठिन है। विलोम उतना ही कठिन है जितना विशेषण विशेष कठिन है। पर्यायवाची भी उतना ही कठिन है जितना कि ये सब। क्योंकि रीजन क्या है, 2016 समीक्षा अधिकारी का जो पेपर आया था, जो बाद में कैंसिल भी हो गया था, वो पेपर अब तक का माइलस्टोन पेपर है। उसको आप देखें यदि उसमें बेहतरीन मतलब हालत लोगों की पतली कर दिया था उस पेपर ने। तद्भव तत्सम लोगों से नहीं बन रहा था, विलोम नहीं बन रहा था, पर्यायवाची नहीं बन रहे थे, विशेषण विशेष नहीं बन रहा था, शुद्धि अशुद्धि नहीं बन रहा था, यहां तक कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग भी नहीं लोग कर पा रहे थे। उसको मैं टारगेट करके ही पूरे पेपर को मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि इससे ज्यादा वो कठिन पेपर अभी तक तो नहीं आया। और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इतना टफ यदि पूछे तो हमारे बच्चे निकाल ले जाएं, खास तौर पे क्योंकि आप परीक्षा आइडिया के बच्चे हैं। और परीक्षा आइडिया का एक फॉर्मूला है कि हम बच्चों पर
बच्चों की तरह मेहनत करना चाहते हैं। यदि बच्चे हमारे साथ संघर्ष करें, हमारे साथ मेहनत करें, तो आप बहुत जल्द उस चीज को तैयार कर लेंगे। अब रही बात सामान्य हिंदी की, तो सामान्य हिंदी को मैं बार बार कहता हूं, फिर से पुनरुक्ति दोष कर रहा हूं आपको बताते हुए कि आप बार बार उसको लिखें, पहले पढ़ें फिर लिखें। जैसे एक पेज आपने पढ़ा, उसको आप कॉपी बंद करिए, फिर अपना रफ उठाइए, पेन उठाइए, लिखना शुरू कर दीजिए कि रिकॉल करिए कि कितनी चीजें आपको रिकॉल हो रही हैं। यदि आप इतनी चीजें रिकॉल कर लेते हैं और कई बार उस चीज को लिख लेते हैं, मेरा मानना है किसी भी चीज को तैयार करने के लिए 4 से 5 बार आपको पढ़ना और लिखना पड़ता है। सारा सिद्धांत, सारा चाहे कुछ भी हो, आप उसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप यदि उसको तैयार करते हैं तब, पूरी ईमानदारी से आप प्रयास करेंगे तब। यदि आप उसमें ईमानदारी नहीं बरतते हैं, तो फिर आपके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। ठीक है? तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं एक नए जोशो खरोश के साथ, एक नई उम्मीद आशा के साथ। तब तक आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, खूब पढ़ते रहें और जबरदस्त ढंग से अपनी ताकत का इस्तेमाल करते रहें, लिखते रहें, पढ़ते रहें। ओके, गुड बाय, जय हिंद।